हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे ताकि कहीं से भी कोई बेसिक पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले इस कोट को देखिए। लाइफ इज़ नॉट लाइट बट रिफ्रैक्टेड कलर्स। लाइफ जो है ना, वो लाइट नहीं है जो सीधी लाइन में चले, स्ट्रेट बिल्कुल ट्रैवल करे। लाइफ वो एक क्या है, रिफ्रैक्टेड कलर्स है जिसमें हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत से एक्सपीरियंसेस और हमारे स्ट्रगल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो है लाइफ। अगर एक्सपीरियंसेस ना रहे, इमोशंस ना रहे और स्ट्रगल ना रहे तो ये सारी लाइफ जो है ना, लाइफ नहीं लगेंगे, वो तो नॉन लिविंग भी रह लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, तीनों चीज़ें, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यही हमारे रिफ्रैक्टेड कलर्स हैं। लाइट आई, और लाइट भी एक टाइम के बाद क्या चेंज हो है, रिफ्रैक्ट होकर के बहुत से डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है। ठीक, हमारी लाइफ भी वैसी है। लाइफ हमारी क्या है, लाइट नहीं है बल्कि क्या है, उसकी एक रिफ्रैक्टेड कलर है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या समझा था कि लाइट एक मीडियम से आ रही है और किसी सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद लाइट रेज जो है वापस इसी मीडियम में चली गई। यानी लाइट रेज जिस मीडियम से आ रही हैं उसी मीडियम में वापस चली जा रही हैं। तो ये तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देखा था कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स क्या, जो एक सरफेस था वो क्या होता था, पॉलिशदार होता था और एक सरफेस से उसका रिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि लाइट, ये जो दो मीडियम होंगे, तो लाइट जो है एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइट जो है एयर से आ रही है, एयर आपका पहला मीडियम हो गया। अब एयर से अगर वो ग्लास में जा रही है तो ग्लास आपका दूसरा मीडियम हो जाएगा। ठीक है, कांच में एंटर कर रही है ग्लास में तो वो जो है आपका दूसरा मीडियम हो जाएगा। एयर से आ रही है, वाटर में जा रही है, तो ये दो मीडियम हो गए, एक एयर हो गया, दूसरा हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया। तो दो मीडियम हो गए। और जब एक मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो कैसे लाइट ट्रैवल करेगी, यही पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में हम समझेंगे कि क्या, कैसे जो है लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सो वी नो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, किसी अंधेरे कमरे में आप लेज़र लाइट को जलाओ। तो अब लेज़र लाइट का क्या देखोगे कि उसका जो लाइट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। फिर आप क्या करो कि एक कांच के ग्लास में पानी भरो और फिर उसमें जलाओ उस लेज़र लाइट को। आप देखोगे कि जो लेज़र लाइट की लाइट है, जब तक एयर के मीडियम में है उसका जो लाइट है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आ रही है वाटर के, और वाटर में वो एंटर कर रही है, यानी मीडियम जब चेंज हो रहा है तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन जो है, लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा है, यानी लाइट का डायरेक्शन वहाँ पे बेंट हो जा रहा है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन when light travels in a medium to another medium it bends, and the bending of light is known as refraction of light। यही बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ना, जो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट के जाने पे बेंट हो जा रहा है, डायरेक्शन उसका बेंट हो जा रहा है, यही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल अब इस इमेज में देखिए आप लोग कि यहाँ पे टॉर्च जलाया गया है। जब तक टॉर्च की लाइट आपको एयर में दिख रही है तब तक वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही उसका मीडियम चेंज हुआ है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। मीडियम चेंज होने पे लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है, यानी मीडियम किस तरह का है, उसकी डेंसिटी क्या है, कौन सा मीडियम है, इन सारी बातों पे लाइट का ट्रैवल करना डिपेंड करता है। जैसे ही वो एयर में स्ट्रेट है और जैसे ही वाटर में आया है वो क्या हो गया है, उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया है। अब इन चीज़ों को कैसे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो अब डायग्राम के थ्रू हम इस फिनोमेना को समझेंगे कि लाइट कैसे बेंड होती है। ठीक है, तो हमारे सामने ये समझ लो कि ये हमारे सामने एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर का मीडियम जो है हमारा एयर है। ठीक है, और नीचे का जो सरफेस है वो हमारा ग्लास ले लेते हैं। ठीक है,
ओके, सो ये मीडियम क्या है, एयर है, और दूसरा क्या है, ग्लास है। अब ग्लास, अब ये हमारा सरफेस है, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर क्या होगा कि ये जो है ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब एयर से जब लाइट रेज आएंगी यहाँ पे, ओके, एयर से जब लाइट रेज आएंगी और इस मीडियम पे यहाँ पे जब यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, यहाँ पे इस पे टकराएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, ठीक है। एयर से आई और नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। तो आप कह सकते हो ना यहाँ पे कि लाइट जो है वो क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। कब बेंड हो रही है, एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। जब लाइट जो है आ रही है और इस सरफेस पे जैसे ही आ रही है, लाइट बेंड एट द सरफेस। इस सरफेस पे क्या हो रहा है, एट द सरफेस, कहाँ पे, ये सरफेस जो है सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को, यहाँ पे क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। लाइट बेंड एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, ओके। अब ये एयर क्या है, ये एयर हमारा जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, थोड़ा सा डेंसर है, ठीक है। तो रेयर से जब डेंसर की तरफ लाइट रेज आ रही हैं, तो ये देखो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स हो रही हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके, टूवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट क्या हो रही है, जब लाइट रेज एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, यानी रेयर से डेंसर की तरफ जब जा रही हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रही हैं, झुक जा रही हैं, ठीक है। लाइट ऐसे बेंड हो रही है। अब एक बार हम डेंसर से रेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। सो ये मीडियम जो है हम ग्लास ले लेते हैं और ये मीडियम हम एयर ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्लास ले ले तो ये क्या हो गया, ये हमारा डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा रेयरर हो गया, ठीक है। अब रेयरर से, अब डेंसर से जब रेयरर में आएगा, तो देखो ये हमने लाइट रेज डाली यहाँ पे, ये हमारी लाइट रेज यहाँ पे डाल रहे हैं। तो देखो जब डेंसर से रेयरर की तरफ आएगा, यानी ग्लास से जब एयर की तरफ आएगा, तो ये नॉर्मल, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है नॉर्मल, इस नॉर्मल से क्या हटेगा, दूर हटेगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे आता, यूजुअली कैसे आता है, ये ऐसे इसका आता है, बट ये थोड़ा सा इससे दूर हट गया है, ऐसे हो गया है, ठीक है। अब ये दूर हट गया है, ये ऐसे आ रहा है यूजुअली, बट यहाँ से ये दूर हट गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है, किससे, नॉर्मल से, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ऐसे आपको देखने को मिल रहा है कि जब डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो वो कहाँ चला जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी देखो अगर ये जो है हमारा इसमें, ओके, तो अगर हम इसको माने, ये हमारा क्या है, ये हमारा आई है, इंसिडेंट रे, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना हुआ जो एंगल होगा क्या होगा, आर होगा। तो ये हमारा एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर है, ठीक है। तो एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। अब देखो डेंसर से रेयरर में आने पे क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर में आने पे टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर लाइट रेज यहाँ से आती हैं, यानी ठीक नॉर्मल से आती हैं परपेंडिकुलर, तो ये स्ट्रेट नीचे आ जाएंगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे आई जो होगा वो भी 0 हो जाएगा एंड आर जो हैगा वो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में वो चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो अगर हम प्रिज्म लेते हैं, सपोज कि हमारा ये प्रिज्म है, तो देखो, तो प्रिज्म एक मीडियम ये हो गया हमारा एयर का, और दूसरा ये हमारा प्रिज्म है जो कि ग्लास है। तो अगर इस पे लाइट रे जैसे जा रही है, ठीक है, ये लाइट रे जैसे जा रही है, तो जब यहाँ पर, तो ये लाइट रेज का और ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो ये क्या होगी, लाइट रेज पे जब जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। तो ये जो है ऐसे नॉर्मल की तरफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे मान लो ये बेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके लिए नॉर्मल क्या होगा,
ये जो है हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसका नॉर्मल हो गया। तो ये फिर से क्या होगा कि जब ये अब ये इस नॉर्मल से, ये इसका जो नॉर्मल है इससे क्या हो जाएगी, दूर होगी। तो ये ऐसे जैसे जाना चाहिए इसको किधर, थोड़ा सा इसके नियर अबाउट, लेकिन ये यहाँ से इससे दूर होगी, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगी। कंप्लीट करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके पहले हमने रिफ्रैक्शन के बेसिक टर्म्स को कंप्लीट किया है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इस कंप्लीट सेशन को जरूर देखेंगे। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ laws of refraction and we will discuss the first one. Okay, the first one states that the incident ray and the refracted ray, incident ray and the refracted ray and the normal at the interface at the incidence point all lie in a same plane. ठीक है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ही एक सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने कोई प्लेन पेपर लिया है और उस प्लेन पेपर पे आप तीनों को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप 3D में देखेंगे तो तीनों को अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो तीनों जो है सेम प्लेन में आएंगे, ठीक है। अगर हम इमेज के थ्रू देखें तो आप देखें कि एयर से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, एक मीडियम हमारा क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम हमारा क्या है, वाटर है। जो हमारा रे आ रहा है इंसिडेंट रे और दूसरा क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और इनसे यहाँ पे होकर जाता हुआ नॉर्मल। यहाँ पे हमारा नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल हमारा θ1 है, और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वो हमारा θ2 है, ठीक है। इसको हमने θ1 एंड θ2 से रिप्रेजेंट किया है। ये तीनों ही एक सेम प्लेन में आएंगे, ठीक है। इमेज के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं, वेयर θ1 एंड θ2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, सेकेंड लॉ। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ शाइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कांस्टेंट। ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। और दोनों का साइन ही क्यों लिया गया है? तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे स्नेल साहब कह रहे हैं। तो ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। तो ये लॉ जो है, यहाँ जो साइन लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री से, अब आप सोचोगे कि टैन क्यों नहीं लिया गया, कॉस क्यों नहीं लिया गया, कुछ भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं, स्नेल साहब ने साइन ही लिया है, तो हमें साइन ही समझना है, ठीक है। तो स्नेल साहब ने जो लिया है वही आप समझेंगे, साइन, दोनों का ही साइन, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे दोनों का ही साइन लेना है। साइन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 10th में। साइन क्या होता है? साइन के अलग अलग वैल्यू होते हैं। अगर आप साइन 30 डिग्री ले रहे हो तो वैल्यू क्या होगा इसका 1/2, ठीक है। इस तरह से साइन अगर आप अलग अलग उसकी वैल्यू चेंज करोगे तो आप देखोगे साइन का आपके सामने एक जो है सीरीज दिखेगा, और सारी सीरीज आपके सामने आपके बुक में भी है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें देखना कैसे साइन के अलग अलग एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कि मान लो अगर इंसिडेंट एंगल साइन 30 है तो उसकी जगह आपको लिखना रहेगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये आपका साइन की वैल्यू रहेगी। तो यही वैल्यू रखनी है जो साइन की होती है, ठीक है। ये वही वाला साइन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला ही, और कोई साइन नहीं है। तो ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। और इसको आप कह भी सकते हैं कि दोनों का रेशियो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आप लिखोगे एंड रेशियो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आप लिखोगे इसको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कांस्टेंट जो है इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये जो म्यू है यही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इस कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन से। इस एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को, और आप इसके एन की एक साइड आप लिखेंगे एक मीडियम को और दूसरी साइड आप दूसरे मीडियम को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आपने एन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया, और अगर आपका एक मीडियम एयर है
तो आप यहाँ पे लिखेंगे एयर। अगर दूसरा मीडियम आपका ग्लास है तो आप ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये दोनों ही मीडियम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कांस्टेंट के साथ। अगर आपका एयर वाटर है तो आप इसको लिख सकते हैं, एक मीडियम आपका एयर है दूसरा वाटर है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ा है तो बस साइन के वैल्यूज़ को भी आप समझ सकते हैं, आपने बेसिक क्लासेज में इसको देखे भी होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपका साइन जो एंगल आप 45 डिग्री ले रहे हो, ठीक है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रहा है 45, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे sin 45, और जिसकी वैल्यू आप रखोगे 1/√2। वैसे ही साइन की वैल्यू अगर आपको sin 60 दिख रही है, ठीक है, अगर मान लो आपका रिफ्रैक्शन का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो आप sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करोगे √3/2, ठीक है। वैसे अगर 90 डिग्री बन रहा है, अगर कहीं भी एंगल आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री हो रही है, तो आप जो है क्या रखोगे, 1 रखोगे। और ऐसा होगा कब, जैसे कि मान लो आपके सामने दो मीडियम है, एक जो है आपका एयर है और दूसरा जो है आपका वाटर है, और ये आपका हो गया नॉर्मल। तो अगर आपका ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एयर से अगर आपकी लाइट रेज आ रही है और ये वाटर में जा रही है, तो आपको पता है कि ये जो है आपका रेयरर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइट रेज, देखो ये इसका सीधा डायरेक्शन है, बट सीधा डायरेक्शन में न जा करके लाइट रेज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम जो है डेंसर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा आपका इंसिडेंस एंगल, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी ना, सपोज़ मान लो कि ये 45 डिग्री है और ये डिग्री यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है, मान लो 30 डिग्री बन रही है, तो यहाँ पे जो आप रख रहे हो एंगल, यही वैल्यूज़ आपको पुट करना है। ये जो एंगल लोगे वो आप साइन में लोगे, एंगल सारे एंगल को किस में लोगे, साइन में लोगे, ठीक है। सो एज वी नो कि अगर हम अगर हमारी जो इंसिडेंस रे है, अगर वो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आती तो एक एंगल बनाती। लेकिन क्या होगा जब लाइट रेज जो है परपेंडिकुलर है नॉर्मल से, तो जब बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल से, तो स्नेल के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्नेल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा I=n sin r, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो साइन आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आई = हो जाएगा 0, एंड साइन आर भी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। बट एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब आर जो है 0 हो गया है, दैट मीन्स जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, बिना रिफ्रैक्ट हुए, अपने जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन से बिना कहीं भी इधर उधर रिफ्रैक्ट हुए वो सीधा उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। यानी इस कंडीशन में जब लाइट रे परपेंडिकुलर आएगी तो बिना आपने जो अपने उसका वे है, जिस रास्ते से वो आ रही है उस रास्ते से बिना कहीं भी इधर उधर बेंट हुए वो सीधा उसी रास्ते में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, जिस कंडीशन में लाइट रे जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल से होकर के आ रही है बिल्कुल, तो वो कहीं भी बेंट नहीं होगी, सीधा निकल जाएगी, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमारा एक पॉइंट है रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन से ही। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत से टर्म्स को कंप्लीट किया है, जिसमें इंक्लूड है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इन सेशन को जरूर कंप्लीट करेंगे। हमने रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं, PYQs भी किए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, आप उनको भी ध्यान से कंप्लीट करेंगे। सो क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं। कहाँ पे, रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन में क्या होता था, रिफ्रैक्शन में होता था कि लाइट रेज, अब होता क्या एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन में, कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जो थोड़ा सा बेंट होता है, उसके लाइट के जब ट्रेवल करती है तो उसके डायरेक्शन में, उसके प्रोपेगेशन में जब बेंट होता है, अपने डायरेक्शन में वो बेंट होता है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द लाइट रेज बेंट।
तो जब वो अपने डायरेक्शन में बेंट हो रहा है तो ये रिफ्रैक्शन है। डायरेक्शन क्या है उसका मीडियम क्या है कि लाइट रेज रेयरर से डेंसर में जा रही है। रेयरर से डेंसर में जाने पे लाइट रेज बेंट हो रहा है। बेंट कैसे हो रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो हमने यहाँ पे नॉर्मल लगा दिया, लाइट रेज जो है उस नॉर्मल के टूवर्ड्स जा रहा है या टूवर्ड्स से दूर हट रहा है। अपने सीधे डायरेक्शन में न जा करके समटाइम्स वो क्या हो जा रहा है, उस नॉर्मल की तरफ बेंट हो जा रहा है और समटाइम्स उसी नॉर्मल से दूर होता दिख रहा है। तो ये जो है ये फिनोमेना था रिफ्रैक्शन का। इस सारे में हमने देखा था कि लाइट रेज जो है वो रेयरर से डेंसर में जा रही थी। अब यहाँ पे रेयरर क्या था, रेयरर क्या था कि जब हमारा मीडियम जो है वो थोड़ा सा खाली खाली सा है, यानी प्लेस है, इजीली यहाँ पे आप चल सको। अगर आप लाइट हो फ्रीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको उठा के अगर पानी में डाल दूँ तो क्या आप इजीली चल पाओगे? नहीं। वही हाल लाइट के साथ भी है। लाइट भी जब वाटर में जा रहा है तो उसके लिए वो मीडियम क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा डेंसर हो जा रहा है। तो वहाँ पे लाइट को ट्रैवल करने में यहाँ के कंपैरिजन में, मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी वहाँ पे जो भी बेंट हो रहा है, जो भी उसको दिक्कत आ रही है, तो वो लाइट की रेज जो है बेंट हो जा रही हैं। और जब बेंट हो जा रही हैं तो उसको हम कह रहे हैं कि वो रिफ्रैक्शन, यानी लाइट रेज खाली खाली प्लेस से, वैक्यूम से, एयर से, रेयर से जब डेंसर में जा रही है और बेंट हो रही है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब वो कंडीशन जो है वो रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम एक और कंडीशन लाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि लाइट रेज जो है रेयरर टू डेंसर ना जा करके डेंसर टू रेयरर जाएंगी। ठीक है, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि लाइट रेज जब डेंसर टू रेयरर जाती हैं तो क्या होता है। वैसे ही आपको पता है कि हमने डेंसर में भी और थोड़ा सा कम डेंसर रेयरर तभी देखा था जब ज़्यादा डेंस मीडियम होता है और रेयरर से कोई लाइट रेज डेंसर में आती है और लाइट रेज क्या हो रहा है, दूसरा मीडियम क्या है, डेंस है, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रही है, बेंट हो जा रही है। लेकिन यही थोड़ा सा कम डेंस रहता है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, रेयरर से आ रही है, नॉर्मल की तरफ कब बेंट होती है, जब डेंसिटी ज़्यादा होती है। हमने ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ी है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ देख लेना। ऑप्टिकल डेंसिटी जब ज़्यादा होती है, यानी डेंसिटी जब ज़्यादा है किसी मीडियम की, तो लाइट रेज क्या हो रही है, बेंट हो जा रही है टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी कम रह रही है तो वो नॉर्मल से क्या हो जा रही है, थोड़ा सा दूर हो जा रही है। ठीक है, अब यही कंडीशन सेम अप्लाई होगा, लेकिन लाइट रेज कहाँ से आएंगी, वो डेंसर से आएंगी रेयरर में। ठीक है, ध्यान रखना कि जब डेंसर से रेयरर में आएंगी तो हम क्या देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट रेज कहाँ से आ रही है, डेंसर टू रेयरर में। ठीक है, सो इसमें देखो सेम कंडीशन है। ठीक है, पहले रेयरर टू डेंसर आ रहा था। सिमिलरली इफ लाइट रेज कम टू द डेंसर टू द रेयरर, अब डेंसर से होकर के रेयरर में आ रहा है, तो जब डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो आपको पता है कि नॉर्मल से क्या होगा, दूर हटेगा। ठीक है, जब भी डेंसर से रेयरर में आएगा तो लाइट रेज क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। अब ये पहला कंडीशन हो गया कि अगर आपने लाइट रेज यहाँ से डाली और डेंसर में आ रही हैं तो नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक, ओके, सो डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर हट रहा है। अब हम क्या करते हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चलते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किस में है, डेंसर में है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अब हमारा जो है नीचे का जो हमारा, पहले हम कैसे डालते थे कि ऊपर से रेयरर टू डेंसर आता था, अब हम क्या करेंगे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी हमारी जो यहाँ पे टॉर्च लो और टॉर्च की लाइट को आप नीचे से डाल रहे हो। ठीक है, यानी डेंसर से डाल रहे हो। तो अब ये लाइन है, नीचे हमारा डेंसर है, ऊपर रेयरर है, नीचे हमारा वाटर भरा पड़ा है, ऊपर जो है वैक्यूम है। तो पहले अगर हम डालते हैं कि जिसमें हमारा सिंपल सा हम डाल रहे हैं डेंसर टू रेयरर, नीचे से हमारी जो लाइट रेज जा रही है, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो डेंसर से जब रेयरर में जा रही है लाइट रेज तो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इससे दूर हट रही है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में आते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टिव एंगल बन रहा है वो थोड़ा सा और नॉर्मल से दूर होगा। तीसरी कंडीशन में देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए।
जो अब थोड़ा और से बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बिल्कुल मीडियम के सरफेस पे आ गया। कहाँ गया? जो मीडियम है उसके बिल्कुल सरफेस पे, यानी 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब देखो, यानी एक स्पेशल केस ऐसा आ रहा है जहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, एक स्पेशल केस ऐसा आ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जा रहा है? इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो केस है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्रिएट कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बना दे रहा है, यही हमारा कहलाता है क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। जब हमने क्या किया, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या करते गए? बढ़ाते गए। जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टिव रेज है वो रेयरर में है और वो धीरे धीरे नॉर्मल से दूर होती चली गई। एक स्पेशल केस ऐसा आया कि वो बिल्कुल कहाँ आ गई? बिल्कुल सरफेस पर आ गई है। और जब सरफेस पर आ गई है यानी नॉर्मल और सरफेस, जो रिफ्रैक्टिव रेज है उसके बीच कितने एंगल का कितना एंगल बन गया है? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल जैसे ही प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम कहते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। तो जिस स्पेशल केस में क्रिटिकल एंगल जो है क्रिएट हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है रिफ्रैक्टेड रे के थ्रू, वही हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल तो ये हो गया और 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ के बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे जो लाइट रेज है वो रिफ्रैक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी पूरी तरह से उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। और इस स्पेशल केस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जहाँ पे लाइट रेज, आपने जहाँ पे क्रिटिकल एंगल का स्पेशल केस देखा, ये दोनों ही केसेस बहुत स्पेशल है, जहाँ पे 90 डिग्री हो जा रहा है रिफ्रैक्टिव एंगल और जहाँ पे उसके जस्ट बाद वाला अगर आप जरा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे लाइट रेज जो है रिफ्रैक्ट ना होकर के टोटली क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट रे जब आती थी और कहीं पे टकराती थी तो बेंट जब होती थी, ये वहाँ से तुरंत वापस अब चली जाती थी, तो वो रिफ्लेक्शन जो होता था उसमें थोड़ा बहुत लाइट का जो है दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन भी होता था। बट यहाँ पे है जो ना, यहाँ पे लाइट का जरा सा भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन जरा भी नहीं होता है, पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए इस केस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन हो गया। जब 90 डिग्री का आपका एंगल बन जा रहा है, क्रिटिकल एंगल आपको मिल जा रहा है, एक केस स्पेशल केस है जहां पे आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री के इक्वल हो जा रहा है। तो दूसरा जो इसके बाद जस्ट है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लाइट का क्या होने लग रहा है? एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। पूरे इमेज को आप ध्यान से समझ चुके हैं। ठीक है, सो इसको एक बार हम अलग से थोड़ा समझ लेते हैं, इसके पर्टिकुलर इमेज को, कि कब जो है क्रिटिकल एंगल बनेगा। सो हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस that produce the angle of refraction equal to 90 degree is known as critical angle। critical angle क्या होता है कि जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो कितने का हो? 90 डिग्री पे बने, वही आपका होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उसको फाइंड कैसे करते हैं? बिल्कुल n इज इक्वल टू 1/sin c। n क्या है? n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, sin c क्या है? वही c आपका क्या है? क्रिटिकल एंगल से आप जिसको बताते हैं। और इसको एक बार हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया क्या। देखिए, सो आर क्या है हमारा? यह आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज 90 डिग्री। स्नेल का लॉ तो आपको पता है, स्नेल का लॉ हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था स्नेल के लॉ में? n1 sin θ 1 इज इक्वल टू n2 sin θ 2। तो ये वही है, हमने लिख दिया है। बस यहाँ पे जब हमने sin 90 लिखा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है? 90, तो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो sin θ 1 है, तो आपको पता है कि ये θ1 क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही आप क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। तो इसको आप θc भी लिख सकते हैं। ठीक है, θc भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n1 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin θc और sin c, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, कैसे लिखे आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका ये हो गया। दूसरा में क्या लिख सकते हैं आप, ये 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया n2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने n2 लिख दिया, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका थीटा c इज इक्वल टू, साइन थीटा c है तो उसको हम थीटा c लिख सकते हैं। तो ये आपका थीटा c इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन, ये आपका इन्वर्स हो गया, दैट इज n2 अपॉन n1, ठीक है। एंड फॉर इंटरफेस ऑफ एयर एंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो यहाँ पे μ2 क्या हो जाएगा, μ2 जो है आपका इक्वल था 1 के, और यहाँ पे तो μ बचा μ1, तो हम सिर्फ इसको μ यानी n ही रहने देते हैं, ठीक है। ये n क्या माना था, इंडेक्स को हमने n भी मान सकते हैं, तो n2 इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये एक दूसरा मीडियम हो गया, पहला वाला जो था n, ठीक है। तो ये थीटा c इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा c इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन n, दैट इज ओके। सो फॉर्मूला साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अब ये जो n है ना, अगर इसको ऐसे लिखो, दैट इज ये 1 n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, कहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर टू डेंसर। तो अगर आप इस साइड लिखो रेयर और दूसरी साइड लिखो डेंसर, तो ये कैसे हो सकता है, यही हो, ऐसे हो, साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, मान लो एयर है विद रिस्पेक्ट टू g, a एंड g, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन a एंड g, ऐसे आप दोनों ही मीडियम को रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा उसको उसके जगह पे लिखेंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शुरू करने से पहले हमने सेशन कंप्लीट कर लिया है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगर ये आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के तीनों ही सेशन को जरूर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, न सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों जगह इसको फेस करना है, यानी आप किसी भी कंपटीशन में बैठे या फिर अपने बोर्ड के एग्जाम में, इवन इन क्लास 12th ऑल्सो, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, ये जो पॉइंट है आपको इसके क्वेश्चन दिखने ही दिखने हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको हम, ये जो पॉइंट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको स्टार्ट करते हैं, और आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे बिना लापरवाही के साथ, और जो भी आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, जो भी आपको नोट्स मिलेंगे वो सारा आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोट्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। लाइट का एक मीडियम से आना और दूसरे मीडियम में एंटर करना और उसका बेंट हो जाना, ये था हमारे रिफ्रैक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप देखोगे कि जब लाइट, जैसे कि मान लो हमारे अराउंड क्या है, एयर है, तो लाइट जब इस मीडियम से जा रही है और जब इस मीडियम से ये वाटर में एंटर करती है तो बेंट तो होती है, रिफ्रैक्शन में था, लेकिन कितना बेंट होती है ये हमको पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। दैट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितना बेंट होती है, हाउ मच इट बेंट और हाउ मच इट रिफ्रैक्टेड। तो ये जो रेशियो है जो बताता है कि कितना वो बेंट हुई है, ये हमको कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जैसे कि मान लो ये रेयरर है, ठीक है, एयर क्या है, ये रेयरर है, तो रेयरर है दैट मीन्स बहुत खाली खाली प्लेस है, ठीक है। अब इस खाली खाली प्लेस से लाइट जो है आपकी इसमें से जा रही है खाली खाली प्लेस से, अब ये वाटर में चली गई, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, थोड़े से तो डेंस होते हैं। एयर के अकॉर्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, थोड़े थोड़े डेंस हैं। तो यहाँ से सोचो लाइट एक स्पीड में जा रही है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वाटर में गई तो भी क्या इसी स्पीड से जाएगी?
नहीं, वहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, डेंस हो गया। अब लाइट को वहाँ चलने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और लाइट को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है चलने के लिए, यानी जब वो किस स्पीड से जाएगी, स्पीड में चेंज आ रहा है, लाइट का स्पीड यहाँ कुछ और है और लाइट का स्पीड यहाँ पे कुछ और है, और जिस स्पीड से वो जाएगी वो हम मेजर करेंगे कैसे, कि कितना वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जा रही है, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि लाइट की स्पीड यहाँ कितनी है और दूसरे मीडियम में कितनी है, स्पीड के साथ साथ ही वो कितना बेंट हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको समझ में आ गया। तो बच्चों, लाइट जब रेयरर मीडियम में है तो उसकी स्पीड कैसी है, फास्ट है, और जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। रेयरर में है तो फास्ट, और जैसे डेंसर में जाएगी क्या हो जाएगी, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। अब उसकी डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम उसको मेजर करते हैं, यानी जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम कई जगह आप देखोगे एन भी लिखा रहता है, और कई जगह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से भी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। अब ये जो डेंसिटी बताती है कि कोई जो उसका ट्रेवल कर रही है जिस भी मीडियम में वो कितना डेंस है, इसको हम एक अलग तरह की डेंसिटी कहते हैं, इसका नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या नाम होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी हम ऑप्टिकल डेंसिटी को ही मेजर कर रहे होते हैं, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो वो बताएगा कि कितना डेंस है वो मीडियम जिसमें वो लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। किससे मेजर कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल डेंसिटी से। ये किस तरह, ऑप्टिकल मीन्स होता है लाइट, ठीक है। तो ये लाइट जो है, लाइट की डेंसिटी है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, रेयरर टू डेंस। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाई म्यू, ठीक है। म्यू से में क्या, अब देखो जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा डेंस होगा लाइट की स्पीड क्या होगी, स्लो। डेंसिटी अप हुई, लाइट की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। डेंसिटी लेस हुई, लाइट की स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। यानी रेयरर में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे मीडियम क्या होता जाएगा, डेंस होता जाएगा, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, सो डेंसिटी अगर आपने क्या किया, इंक्रीज किया, डेंसिटी अगर आपने इंक्रीज किया तो ये लाइट, स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्पीड लाइट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ऐसे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेंसिटी और यानी मेजर कर रहा है, किससे मेजर करते हैं हम इसको, म्यू से। तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किससे, वी। म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वी के। ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन अनदर मीडियम, किसी भी वैक्यूम के अलावा किसी भी अलग मीडियम में अगर लाइट आपका एंटर करता है तो उसको हम किससे बताएंगे, वी से बताएंगे। ये क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आपका। तो जब देखो ऐसे हो गया, तो अब अगर आप इसको हम लिखना चाहें रेशियो के फॉर्म में, तो ये हमारा मान लो μ2 हो गया, μ1 हो गया और μ2 हो गया। तो इफ़ वी राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया, तो मान लो हमने लिखा 1 2, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम है, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 and 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, अगर आप इसको लिखें तो मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, तो ये जो है इसके आगे कौन सा मीडियम आएगा, अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के सामने क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट वाला आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका v1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। दोनों के क्या आ जाएंगे, अपोजिट वाले आ जाएंगे, ठीक है। इसको मेजर करने का एक और तरीका होता है, क्या, n इज इक्वल टू सी वाई वी, n इज इक्वल टू सी वाई वी। एन क्या है, n वही आपका म्यू है। c क्या है, c आपका लाइट है, लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, और v भी आपका स्पीड ऑफ लाइट ही है, बट इन अनदर मीडियम। c इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट, v इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट, बट c इज स्पीड ऑफ लाइट जो आपने मेजर कर रखा है ऑलरेडी इन वैक्यूम में। v क्या है कि जब वो किसी अनदर मीडियम में जाएगी तो वो है v। ये भी स्पीड ऑफ लाइट है और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन ये वैक्यूम में है, और ये कब है, जब वो किसी भी अदर मीडियम में एंटर करता है तो, ठीक है। अब मान लो कि इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लग रहा हो, तो देखो ये μ2 अपॉन μ1 है इज इक्वल टू, अब एक मीडियम में आप वहाँ पे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम,
एक वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे, तो अगर हम लिखते हैं c/v1 एंड ये भी होगा c/v2 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो μ2 इज इक्वल टू क्या, c/v1, μ1 हो गया c/v2। तो ये देखो c एंड c जो है कैंसिल हो जाएगा, एंड देन μ2 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1/v2। आपको मिल गया अगेन वही, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम्स में। सो बच्चों, हियर अ क्वेश्चन जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और उसको हम देखेंगे और देखेंगे कैसे बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बनाया है और आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in the air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and B respectively? तो हमें किसके बीच बताना है, A and B respectively, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है म्यू हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें ए मीडियम में लाइट की स्पीड हमें दी हुई है, कितना है, म्यू ए इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, बी यानी मीडियम बी भी हमें गिवन है, जिसको हमने यहाँ मेंशन कर लिया, म्यू बी इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना दिया है, 1.33, 1.33 गिवन है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है जो कि आपको पता है, और जो कि इसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, किससे, सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी क्या होता है, वैक्यूम में आपकी बताता है एयर की लाइट की स्पीड, जो कि गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, म्यू इज इक्वल टू हमने देख रखा है, कहाँ सी कब आता है, मैंने बताया था एक तरीका कि सी से भी स्पीड ऑफ लाइट, यानी हर जगह आपने म्यू इज इक्वल टू CY/V होता है, क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू CY/V। सी क्या है, सी है आपका, जिसको हमने पिछले बार अभी देखो अभी हमने क्या देखा है, इस फॉर्मूला को लिखा है। सो म्यू इज इक्वल टू सी क्या है, सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी है स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो गिवन है सी आपका क्या हो गया, म्यू ऑलरेडी आपका गिवन है कि नहीं, म्यू यहाँ पे दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ठीक है। मीडियम ए का पहले हम निकाले हैं, तो म्यू ए, इसके लिए हम पहले बनाते हैं म्यू ए इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका C/V, अब किसका V A, ठीक है। पहले इस मीडियम में इसकी हम वेलोसिटी बताएंगे, ए मीडियम में इसकी हम वेलोसिटी बताएंगे, तो 1.5 इज इक्वल टू सी कितना गिवन है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन VA, किसमें बता गिवन है, ये मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो VA कितना आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका VA, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका VA आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्या वेलोसिटी होगी इन मीडियम A, ठीक है। अब फॉर मीडियम B यानी म्यू बी इक्वल टू अगेन आपका CY/B होगा, बट ये क्या हो जाएगा VB, ठीक है। म्यू बी कितना गिवन है आपका 1.33, तो आपने लिखा 1.33, अगेन आप यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन VB, यानी आपको लाइट बताना है किसमें, B में, किसमें, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.33 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को, तो 10 टू द पावर 8 तो आपका ऐसे ही यहाँ पर है, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2.25, ठीक है, 2.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, स्पीड ऑफ लाइट किस में जानना है आपको, मीडियम में, ए में कितना है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और V में कितना आया आपका, इसमें आया 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने स्पीड ऑफ लाइट बता दिया, किसमें
मीडियम ए में और मीडियम में बी में, इन दोनों में ही आपको क्या बतानी थी, स्पीड बतानी थी लाइट की। गिवन क्या क्या था, आपको दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए में और मीडियम बी में, और आपको पता था कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी होती है। तीन चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर थी, ए में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। आपको बस फाइंड करना था ये। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू C/V, इस फॉर्मूले से आपने फाइंड कर लिया। चलो, किस फॉर्मूले से आपने फाइंड किया, म्यू इज इक्वल टू C/V। हियर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बार बार इसे उसको मेंशन किया जा रहा है, आप इसको एकदम समझ लो, याद कर लो, रट लो। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। C क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। और अनदर मीडियम में ही आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी थी, ये अनदर मीडियम में ही आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी थी, जो आपने बता दिया। और ये गिवन था और ये गिवन था, और दो मीडियम आपको दिए थे, जिस दो मीडियम में आपने स्पीड ऑफ लाइट बता लिया। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2021 में पूछा है, और ये है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आपको क्या गिवन है, आपको सिर्फ बताया गया है कि जो ग्लास यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.50, सिर्फ इतना बताया गया है, ठीक है। और आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में कितनी होती है, एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एयर में होती है। किस में, एयर में, दैट इज़ योर C। अब आपको कहा जा रहा है कि ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये तो एयर आपने बता दिया, लाइट की जो वेलोसिटी इतनी होती है किसमें, वैक्यूम एयर में। अब आपको ये क्या आइडिया दे रहा है कि यहाँ पे ग्लास में क्या है, बताया जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.50। तो अब देखो कि अगर आप देखोगे तो ये आपका एयर है, ये क्या है आपका, ये ग्लास है। अब ग्लास में ये आपने डाल दिया क्या, ये आपने बना दिया अपना एक नॉर्मल। अब जब यहाँ से लाइट रेज जाएगी और इस मीडियम में जब आएगी तो ये क्या है, ये रेयरर है आपका, ठीक है, ये रेयरर है, और ये क्या है, ये डेंसर है। तो जब ये डेंसर है तो टूवर्ड्स जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो जाहिर सी बात है डेंसर है तो इसके टूवर्ड्स आएगी, ठीक है। और अगर ऐसे सीधे जाती है तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन ये यहाँ पे आ रही है, डेंसर में आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हो, कैसे लाइट की स्पीड यहाँ पे क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और यहाँ पे ग्लास में दिया हुआ है 1.5, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 टाइम मोर इन एयर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या है, एयर में क्या है, 1.50 टाइम मोर है इन एयर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ गए ना कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, और लिखोगे कैसे कि इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन ग्लास। क्या आइडिया दे रहा है आपको कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन ग्लास, जिसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 1.50 टाइम मोर इन एयर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख लोगे, समझा दोगे। लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है लाइट चैप्टर का ही अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सीधा आपके न्यूमेरिकल तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है कि पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है, जो फिनोमेना है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है और क्यों फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो डायमंड होता है, अब डायमंड में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। वैसे जो मिराज फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यानी सीधा इसके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए हमको पहले इस पूरे फेनामेना को बहुत ही अच्छे से समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जहाँ आपको पढ़ने में आप देखोगे कि आपके अराउंड इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे इस टॉपिक से, सबसे ज़्यादा इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे अपने डेली लाइफ में। अब एक ऐसी बात करूँ कि देखो गर्मियों के दिनों में जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रोड पे हमें कुछ दूरी पे क्या वाटर पूल नज़र आ रहा है,
लेकिन एग्जैक्टली वो वाटर पुल नहीं होता है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो कितना सही हमें बिल्कुल सामने से इसका जो है मेन एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। ऐसे हमारे अराउंड रेनबो, जैसे कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद अगर धूप निकल आती है तो रेनबो फॉर्म हो जाता है। रेनबो भी इसी का एग्जाम्पल है, किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो हमारे अराउंड जो है फॉर्म होते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इतना अच्छा पॉइंट है कि इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम एक कोट को समझेंगे, क्योंकि जितना अच्छा एग्जाम्पल ये हमारे अराउंड देता है, जितनी चीज़ें हम देख पाते हैं, उतना ही हमारी लाइफ के सिचुएशंस, जो भी चीज़ें, जो भी हमारा परसेप्शन है उससे भी रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोट लेते हैं, हम इस कोट को देखो कितना अच्छे से ये हमारे लाइफ पे सूट करता है, कितना रिलेटेबल है। सो द रिफ्लेक्शन of light is a reminder that what we see is not always what is, but rather what is presented. That means कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हमें रिमाइंड कराता है कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो हमारा परसेप्शन है बस देखने का, ना कि वो चीज़ें वैसी हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ हम उस ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस देख रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हमारा परसेप्शन है उससे, ना कि वो ऑब्जेक्ट खुद हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है। तो चीज़ें जो है, जो सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे सामने जैसे आती हैं उस तरीके से हम नहीं देखते हैं उसको, बल्कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, जैसा हम उसको समझते हैं, जैसा हमारा परसेप्शन होता है उसको लेकर के, वैसे देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं वो कुछ और होती हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें यही रिमाइंड कराता है कि जो हम देखते हैं कई बार वो वैसा नहीं होता है जैसा कि हम उसको देख रहे होते हैं। यानी चीज़ें समटाइम्स डिफरेंट होती हैं, कुछ और होती हैं। और कई बार जो है हमारी जो आंखों देखी चीज़ें होती हैं, इसलिए कहा जाता है कई बार जो हमारी आंखों देखी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें यही रिमाइंड कराता है कि व्हाट वी सी इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट इज। ठीक है, जो भी हम देखते हैं वो हमेशा वही नहीं होता है, बट रादर वॉट इज़ प्रेजेंटेड, सिर्फ उतना ही होता है जो हमारे सामने दिख रहा है, हमें हमारे सामने जो प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हम सिर्फ उतना ही देख पा रहे हैं। तो इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ हमें समझना है, थोड़ा सा हमें इसके पीछे चलना पड़ेगा। कहाँ थे हम? क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल का हमने वीडियो भी बनाया है और वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके इसको ज़रूर वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने जरा सा फिनोमेना भी पढ़ा है किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो आप इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले हमको एक बार और यहाँ पे समझ लेते हैं दैट व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। क्योंकि ओके, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल को हमने समझा था, अब फिर से एक बार आप समझ लो कि क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल क्या था कि लाइट रेज हम जब डाल रहे थे, लाइट रेज हमारी जब डेंसर से रेयरर में आ रही है, यानी यहाँ पे एक मीडियम हमने एयर ले लिया है, दूसरा हमने क्या ले लिया है? वाटर। वाटर से लाइट रेज जब रेयरर में जा रही है, यानी जो कम डेंसर है उसमें जा रही है एयर में, तो यहाँ से लाइट रेज क्या होगी? नॉर्मल, जो नॉर्मल से थोड़ी सी क्या होगी? दूर होगी। ठीक है, डेंसर से लेस डेंसर में जाने पे लाइट रेज नॉर्मल से थोड़ा दूर होगी। ठीक है, ये तो एक फिनोमेना है कि लाइट रेज जो है सिंपली यहाँ डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है, तो लाइट रेज थोड़ा सा दूर हुई। अब ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम में बढ़ाते रहेंगे तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, वो नॉर्मल से दूर होते होते क्या बना लेता है? 90 डिग्री बना लेता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जैसे जैसे बढ़ाते गए, एक कंडीशन में ऐसा आया कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो नॉर्मल से दूर होते होते 90 डिग्री का एंगल बनाया। जैसे ही वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वही हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज़ 90 डिग्री। जहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जा रहा है, वही हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल। अब इस क्रिटिकल एंगल पे तो हम आ गए। ठीक है,
अब इस क्रिटिकल एंगल से आप जरा सा भी यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को जरा सा भी बढ़ाएंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये चेंज, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को जरा सा भी इंक्रीज करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है चेंज हो जाएगा किसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। यानी जो 90 डिग्री पे यानी सरफेस जो था वो अब सरफेस से क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में वापस हो जाएगा। इसी मीडियम से गया डेंसर से और अब हमारा एंगल जो है टोटल इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल से और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ये क्या होगा, इसी एंगल में, इसी जो मीडियम है इसी मीडियम में वापस हो जाएगा और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो रिफ्रैक्शन ना होकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज का जरा सा भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, पूरी तरह से लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में। इसीलिए इस फेनामेना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से, और जैसे ही ग्रेटर होगा आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। दैट मीन्स आई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बिना टोटल इंटर रिफ्लेक्शन जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। वो क्या क्या है, सबसे पहले कि जो लाइट रेज है वो हाई डेंसर मीडियम से लो डेंसर मीडियम, यानी हाई डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जाए, ठीक है, हाई डेंसर से रेयरर में जाए, हाई डेंसर से लेस डेंसर में जाए। ये होना चाहिए कि जो लाइट रेज है वो कहाँ जानी चाहिए, डेंसर टू लेस डेंसर, डेंसर टू रेयरर, ऐसे जाएगा। तो ये तो पहला रूल हो गया कि ये चाहिए ही चाहिए। सो सेकेंड रूल क्या है कि जो लाइट रेज है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए।